Good morning to you all. This is Mahendra Sahu and once welcome to MS क्लासेस। जैसा कि हम डेली 7 बजे लेके आते हैं वेस्ट 20 MCQs क्वेश्चन सीरीज़ और इन्हीं जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 7। ओके, सो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे वेस्ट 20 MCQs क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। बट उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारी वीडियोस आपको समय पर मिल सकें। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ पार्ट 7। यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन लिया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग CJI मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख जज होते हैं, है ना, हैज़ एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के उन जज का नाम हमें बताना है जिन्होंने कभी देश के राष्ट्रपति काम किया है, देश के राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। उन CJI का नाम यहाँ पे हमें बताना है। ओके, सो चलिए आंसर देख लेते हैं फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आंसर है एम हिदायत उल्ला। याद रखेंगे आप लोग, एम हिदायत उल्ला जो थे उन्होंने क्या किया था, कुछ समय देश के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था। बट आप सोचें कि ये कंडीशन कब हुई होगी, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जब हमारे देश में प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है किसी भी कंडीशन में यदि वो खाली होती है तो इस पोस्ट को संभाला जाता है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। बट यदि किसी कारण से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली हो जाए, प्रेसिडेंट भी ना हो, वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो, तो उस कंडीशन में इस पोस्ट को संभाला जाता है CJI के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। और यही कंडीशन हुई थी जब हमारे देश के राष्ट्रपति जो थे जाकिर हुसैन थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद जो VV गिरी थे उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया था क्योंकि उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना था राष्ट्रपति के। तो उसके बाद जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की पोस्ट खाली हुई थी तो जो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एम हिदायत उल्ला, उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट काम किया था। ओके, सो आप लोगों को आई होप ये आंसर समझ में आ गया होगा और सारी प्रोसेस भी समझ में आ गई होगी। बट आपको इतना याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम था एम हिदायत उल्ला, जिन्होंने क्या किया था, एज अ प्रेसिडेंट काम किया था, एज अ देश के राष्ट्रपति उन्होंने काम किया था। ओके, सो चलिए डिस्कस करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड, जिसे हम बोलते हैं अस्पृश्यता का अंत। संविधान के किस आर्टिकल में ये बात कही गई है अस्पृश्यता के अंत की, है ना। सो हमने 4 ऑप्शन लिया है, आर्टिकल 16, 17, 18 एंड 19। सो ऑप्शन नंबर वी इज़ द करेक्ट आंसर, मीन्स अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है ना। मतलब अब जो अनटचेबिलिटी है या जो छुआछूत वगैरह है उसे नहीं माना जाएगा। तो याद रखेंगे आर्टिकल 17, ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज भी करता है। CBI वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, किस वर्ष CBI मीन्स जो हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसे किस वर्ष इस्टेब्लिश किया गया था। सो सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, फिर हम इसका सारा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। सो ऑप्शन वी इज़ योर करेक्ट आंसर, 1963 में CBI को इस्टेब्लिश किया गया था। सो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। बट आप लोग याद रखेंगे एक्चुअल फॉर्म में इसे इस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट 1942। उस समय पे इसका नाम था SPE। आप लोग याद रख सकते हैं CBI को 1942 में जब इस्टेब्लिश किया गया था उस समय इसका नाम था SPE मीन्स स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। सो आप याद रख सकते हैं कि जो एट द प्रेजेंट टाइम जो CBI है, आज जो CBI है वो 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था। बट इसका जो प्राचीन फॉर्म था, इसका जो पुराना फॉर्म था उसे कहा जाता था SPE, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1942 में। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉन एज द सोरो ऑफ
चाइना, चीन का शोक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है? चीन का शोक या सोरो ऑफ चाइना किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए यांगजी, ऑप्शन बी हुआंगहो रिवर, ऑप्शन सी येलो सी, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। जो हुआंगहो रिवर है ना, याद रखेंगे हुआंगहो रिवर, ऑप्शन बी, उसे कहा जाता है सोरो ऑफ चाइना या चीन का शोक, क्योंकि इस नदी में क्या होता है, कभी भी अचानक से फ्लड आ जाता है, कभी भी अचानक से बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने के कारण जितने भी तटीय क्षेत्र हैं जो इस नदी के आइट साइड में हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इससे नुकसान होते हैं, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है, आप याद रखेंगे। यदि यहाँ पे बात की जाए यांगजी रिवर की या यांगजी कियांग रिवर की, सो आप याद रख सकते हैं ये हमारे एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी रिवर है ना। एशिया की लार्जेस्ट रिवर या एशिया की सबसे बड़ी रिवर है यांगजी रिवर, यांगजी कियांग रिवर, जो कि ऑब्वियसली चाइना में आती है, और हुआंगहो रिवर को कहा जाता है सोरो ऑफ चाइना या चीन का शोक। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 9th शेड्यूल वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 9वीं जो सूची है हमारी, 9वीं जो अनुसूची है हमारी संविधान की, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था? ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन हमने मेंशन किया हुआ है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फर्स्ट, 73 या 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सो आप लोगों को पता होगा शुरुआत में जब संविधान बना था उसमें सिर्फ 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूची थी। उसके बाद जो पहली अनुसूची थी वो हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से 1951 में जोड़ी गई थी। सो आप लोग याद रखेंगे 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से 9वीं जो अनुसूची थी उसे हमारे संविधान में शामिल किया गया था, जो कि स्पेशली भूमि सुधार से संबंधित थी। ओके, याद रखेंगे आप इस पॉइंट को यहाँ पे। ठीक है, सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन बी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें क्या किया गया था? 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। इसके पहले संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने लिया है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रियरी ग्रासलैंड। प्रियरी जो घास के मैदान हैं, पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन, है ना। सो याद रखना है आपको, प्रियरी जो घास के मैदान हैं वो किस महाद्वीप में हमें मिलते हैं, किस महाद्वीप में ये पाए जाते हैं, है ना। सो फिर से 4 ऑप्शन यहाँ पे हमने लिया हुआ है, स्पेशली कंट्री भी यहाँ पे लिया हुआ है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो आंसर यहाँ पे आपको याद रखना है, प्रियरी जो ग्रासलैंड है ये पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में। आपको याद रखना है यहाँ पे। सो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। सारे ग्रासलैंड्स के नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ लिया हुआ है प्रियरी का, है ना। जैसे आप बता सकते हैं साउथ अफ्रीका में पाया जाता है वेल्स, जो कि एक फेमस ग्रासलैंड है। नॉर्थ अमेरिका में हमने अभी देख लिया प्रियरी फेमस ग्रासलैंड है। साउथ अमेरिका में इसी तरह पाया जाता है पम्पास, जो कि फेमस ग्रासलैंड है। और इसी तरह आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डाउन्स। तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग कम से कम 4 ग्रासलैंड्स के नाम तो याद रख ही सकते हैं। साउथ अमेरिका में पाया जाता है वेल्स, नॉर्थ अमेरिका में प्रियरी, साउथ अमेरिका में पम्पास और डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इसी तरह आप स्टेपीज़ भी याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है जो कि पाया जाता है यूरेशिया में। यूरेशिया मीन्स द कलेक्टिव पार्ट ऑफ यूरोप एंड एशिया, या एशिया और यूरोप का वो भाग जहाँ पे ये दोनों कॉन्टिनेंट आपस में मिलते हैं। तो इन दोनों के बीच के भाग में स्टेपीज़ पाए जाते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है कि यूरेशिया में स्टेपीज़ घास के मैदान पाए जाते हैं। आप ये याद रख सकते हैं। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। सो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? आपको बताना है जो विश्व बैंक है या जो वर्ल्ड बैंक है इसकी हेडक्वार्टर
किस कंट्री में है ना। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक जिसे हम बोल सकते हैं विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक, इसकी हेडक्वार्टर किस कंट्री में है। 4 ऑप्शन देख सकते हैं, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, पेरिस या स्विट्जरलैंड। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वाशिंगटन डीसी, है ना, याद रखेंगे। वर्ल्ड बैंक की जो हेडक्वार्टर है, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है, ये किस कंट्री में आता है, तो ऑब्वियसली यूएसए का जो वाशिंगटन डीसी कैपिटल है उसमें आता है आपका हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फजल अली आयोग वॉज रिलेटेड टू, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयोग है ये हमारा स्वतंत्रता के बाद जो बना था, ये है फजल अली आयोग। तो आपको बताना है कि ये जो फजल अली आयोग है ये किससे संबंधित है, मतलब इसका काम क्या था। सो आंसर याद रखेंगे, फजल अली आयोग इज़ रिलेटेड टू स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन के लिए जो अलग अलग आयोग बने थे उसमें एक आयोग बना था, दैट इज़ फजल अली आयोग, जो कि 1953 में बना हुआ था, 1953 में बना हुआ था। और इसने सिफारिश दी थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाना चाहिए, किस आधार पर, भाषा के आधार पर। और इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था, जिसमें नए राज्यों का गठन किया गया था और केंद्र शासित प्रदेशों का भी गठन किया गया था। सो आप याद रखोगे, फजल अली आयोग 1953 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि रिलेटेड था राज्य पुनर्गठन अधिनियम से, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के आधार पर ये एक्ट 1956 में लागू हुआ था। आई होप सारे पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर होंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। CISF वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। जो हमारी CISF है ऑब्वियसली पैरामिलिट्री फोर्स है ना, सभी ने इसके बारे में सुना ही होगा, जिसका काम होता है हमारे जितने भी मेनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। स्पेशली आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट्स पे पाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जैसे प्रेसिडेंट हाउस होता है, PMO होता है, वहाँ पे हमें देख सकते हैं, या जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी सुरक्षा करना इनका काम होता है। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। पहले तो आप इनके काम याद रखेंगे, साथ ही साथ इसका जो फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये फुल फॉर्म होता है CISF का। सो यहाँ पे आपको बताना है कि किस वर्ष इसे इस्टेब्लिश किया गया था। सो मेंशन किया है हमने 1948, 1967, 1969 और 1975। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी 1960, सॉरी ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर, 1969, 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था CISF को। ओके, सो आप याद रखेंगे व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी 1969, CISF को इस्टेब्लिश किया गया था, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CISF। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के पहले जो निर्वाचन आयुक्त थे या इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे, आपको बताना है। सो याद रखोगे, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन जो थे वो भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त या इलेक्शन कमिश्नर थे, है ना, याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। महेश भूपति इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ठीक है, आपको बताना है कि जो महेश भूपति है ना, फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, इनका संबंध किस खेल से है। सो आंसर यहाँ पे हमने लिया हुआ है लॉन टेनिस। ठीक है, आंसर याद रखोगे, इसका संबंध है लॉन टेनिस से। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया। खेलों से संबंधित जो अवार्ड दिए जाते हैं उसमें हमारे देश में सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा
खेलों से संबंधित अवार्ड कौन सा है, ये आपको बताना है। सो योर आंसर इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, है ना, याद रखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है खेलों से संबंधित सबसे बड़ा अवार्ड है, जो कि 1992 में शुरू हुआ था, 1992 में स्टार्ट हुआ था। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IGMDP? IGMDP बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि 1982-83 के समय पे स्टार्ट हुआ था। हमारे देश में इस प्रोग्राम के अंतर्गत 5 मिसाइल्स को डेवलप करने की बात कही गई थी, है ना। जैसे आपने सुना होगा अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, है ना। सो ये 5 मिसाइल्स आप लोग याद रख सकते हैं, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ठीक है, नाग एंड त्रिशूल। तो इन 5 मिसाइल्स के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उसे कहा जाता है IGMDP प्रोग्राम। एंड इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं आप लोग, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये फुल फॉर्म होगा आपका IGMDP का, जिसमें 5 मिसाइल्स को डेवलप किया गया था और APJ अब्दुल कलाम कह सकते हैं इसके हेड थे, है ना। हमारे जो APJ अब्दुल कलाम हैं वो इसके प्रमुख थे। सो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यदि ये पूछा जाए तो। चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पारादीप पोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? पारादीप जो हमारा एक पोर्ट है ये किस स्टेट में आता है, या कह सकते हैं कि पारादीप किस स्टेट से रिलेटेड है ना। सो ऑप्शन तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या कर्नाटक। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर, इट इज़ इन उड़ीसा। उड़ीसा में आता है आपका पारादीप पोर्ट, याद रखेंगे। ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर, उड़ीसा में आता है पारादीप पोर्ट। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हु फर्स्ट एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया? जो राष्ट्रीय आय जिसे हम बोल सकते हैं, है ना, देश की राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार किसने की थी? सो आंसर आपका है दादा भाई नौरोजी ने सन 1868 में 1868 में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी, है ना। सो याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आंसर है दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दिल्ली पुलिस में शायद अभी 1-2 दिन पहले ही पूछा गया था। मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? जो मोहिनी अट्टम हमारा नृत्य है ना, नृत्य के बारे में पूछा जाता है। मोहिनी अट्टम जो हमारा नृत्य है ये किस स्टेट से रिलेटेड है? कर्नाटक, पंजाब, केरला या गुजरात? अगेन ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर, केरल में होता है मोहिनी अट्टम प्रोग्राम, ठीक है। मोहिनी अट्टम जो डांस है वो, है ना। सो याद रखेंगे मोहिनी अट्टम केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर देयर बाउंड्री विद बांग्लादेश? आपको बताना है जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उनमें हमारा कौन सा स्टेट है जो कि बॉर्डर शेयर नहीं करता। अगेन 4 ऑप्शन यहाँ पे हमने शामिल किया हुआ है, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अरुणाचल प्रदेश आप देखोगे तो ये कम्प्लीटली ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आ जाता है ना। सो ये बॉर्डर शेयर नहीं करता। ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। इसके अलावा वेस्ट बंगाल तो पूरा बंगाल के वेस्ट डायरेक्शन में ही लगा हुआ, हाँ वेस्ट डायरेक्शन में ही लगा हुआ है। इसी तरह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सारे बॉर्डर बनाते हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे बॉर्डर शेयर नहीं करता बांग्लादेश के साथ। सो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु वॉज द फर्स्ट फॉरेनर अवॉर्डेड विथ भारत रत्न? आपको पता है भारत रत्न हमारे देश में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि कुछ विदेशी नागरिकों को भी दिया गया है। सो आपको बताना है कि वो कौन से पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न जो हमारा सम्मान है उससे सम्मानित किया गया था। भारत रत्न जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया था। ओके, सो 4 ऑप्शन है, नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान या अब्राहम लिंकन या नॉन ऑफ द अबव, है ना। सो आपको आंसर बताना है इसका क्या करेक्ट है। सो आंसर इज खान अब्दुल गफ्फार खान,
है ना, याद रखोगे। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, जिन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। किन्हें कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। उन्हें ही क्या हुआ था? भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। इसी तरह नेल्सन मंडेला को भी, जो कि अफ्रीका या साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। सो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? जो ब्रह्म समाज थी उसकी स्थापना किसने की थी? ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे हमने फिर से मेंशन किया हुआ है। दादा भाई नौरोजी, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, राजा राम मोहन रॉय जो थे, RRMR, राजा राम मोहन राय, इन्होंने 28 में क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। ओके, सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। बट यहाँ पे 1828, सॉरी मैंने 1928 आपको बता दिया, 1828 आपको याद रखना है। 1828 में क्या हुआ था? ब्रह्म समाज जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, सो ये याद रखना है आपको। चलिए, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस सीरीज का है। इन विच ईयर लाला लाजपत राय वॉज मार्टियर्ड? मतलब लाला लाजपत राय की कब लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी? आपको बताना है। तो पहले आंसर डिस्कस कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड डिटेल्स देखेंगे। ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929 या ऑप्शन डी 1930। ठीक है, इसमें 1927 या 8 में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सो यू विल रिमेंबर ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, 1928, है ना। सो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो हमारे लाला लाजपत राय थे उनकी मृत्यु लाठीचार्ज में 1928 में हुई थी। अब लाठीचार्ज क्यों हुआ था इनके ऊपर? सो आपने सुना होगा साइमन कमीशन का नाम, है ना। साइमन कमीशन जो है वो 1928 में भारत आया था, जिसमें सारे जो लोग थे, जो उसके कह सकते हैं ऑफिसर्स थे, वो ब्रिटिशर्स थे, है ना। सो इसका विरोध किया गया था, जिसमें हेड किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। और इसी में क्या हुआ था, उनको जो सॉन्डर्स पुलिस ऑफिसर था उस समय का, ब्रिटिशर्स का इंचार्ज, है ना, याद रख सकते हैं आप लोग। सॉन्डर्स जो उस समय ब्रिटिश पुलिस का इंचार्ज था, उसके द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। और इस लाठीचार्ज में हमारे जो लाला लाजपत राय थे, इनकी मृत्यु हुई थी। और ये किस वर्ष हुई थी? ऑब्वियसली साइमन कमीशन 1928 फरवरी में आया हुआ था, और उसी वर्ष 1928 में इसका विरोध किया गया था, और उसी में इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया हमारे बेस्ट 20 MCQs क्वेश्चन दैट आर रिलेटेड टू जनरल अफेयर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच।